इंडिया गठबंधन एक होकर अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रहा है, ये भी पब्लिक में जो है वो नेगेटिव की तरफ भी एक पहलू इसका जा सकता है। मैं इस पर चाह रहा हूं गौरव चाचा जी के पास। गौरव जी, आपका क्या आकलन है? प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि 300 पार बीजेपी आ रही है और मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीट्स पर हम आ रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट है वो किस ओर जा रहा है? क्या अनुमान है अभी तक आप लोगों की पार्टी का? देखिए, धरातल पे मुझे लगता है मापना चाहिए। धरातल पे इंडिया गठबंधन के हक में लोग वोट कर रहे हैं। जबरदस्त इंडिया गठबंधन के हक में लोगों का रुझान है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, विद्यार्थी दुखी, पेपर लीक की समस्या, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, छुट्टा जानवर की समस्या, अग्निवीर जैसी जो स्कीम इन्होंने लगा दी है उसकी समस्या, ये सब मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे एक होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार धड़ल्ले से टकाटक मतदान हो रहा है। देख लीजिएगा, 4 जून को देश को मिलेगा भाजपा से सुकून और देश में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। नहीं, लेकिन गौरव जी, इसका आधार क्या है? प्रशांत किशोर अगर सिर्फ राजनेता के तौर पर अगर देखे जाते, उनकी इमेज एक सेफोलॉजिस्ट की इमेज है। वो चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं, वो देश की नब्ज जानते हैं और वो बहुत भ्रमण भी करते हैं, घूमते भी हैं देश में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आधार रहा होगा। कोई हवाई फायरिंग तो कर नहीं रहे होंगे। मुझे लगता है किसी के दबाव में या किसी आका को अपने खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। धरातल पे देखिए, धरातल की स्थिति को नापिए। इस बार धरातल पे इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता चुनाव लड़ रही है। कहीं भी देख लीजिए, अगर भाजपा के कट्टर भाजपाई के परिवार में 5 लोग हैं ना, उसमें से भी 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हक में मतदान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को देख के, जो हमने मैनिफेस्टो में बातें की, जो हमने वादे किए हैं, जिसको हम पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है। रिजल्ट इस बार चौंकाने वाले आएंगे, देख लीजिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। 2022 के चुनाव में भी आप लोग यही दावा कर रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। पहले दूसरे चरण तक तो लग रहा था कोई अंडर करंट है। मैं खुद उस चुनाव में फील्ड पर था, मुझे भी लगा कोई अंडर करंट है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ता गया और जब रिजल्ट आए तो नतीजे उलट मिले। देखिए, 2022 की बात करूं तो इस बार हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज जो बनी, जिसमें हमने पीडीए का सहारा लिया है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुस्लिम भाई, ये सब लोग मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। नहीं, लेकिन ओबीसी का ज्यादा वोट तो बीजेपी को जाता है। 37% जो वोट है लगभग, प्रेम कुमार जी, 2014 में ओबीसी वोट बैंक का लगभग 37% के आसपास, जो ऑनलाइन आंकड़ा मिलता है उसके हिसाब से। लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो ऑनलाइन आंकड़ा मिलता है उसमें कितना मैच है ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन 37% और 2019 में बढ़कर 44-45% के आसपास ओबीसी वोट बैंक जो है वो मोदी सरकार के साथ गया। गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो इन्होंने पिछड़ों का अपमान किया है ना, वो ओबीसी भूला नहीं है, पिछड़े भूले नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं गौरव जी, फिर भी चुनाव दर चुनाव आप ये बात कहते हैं, लेकिन ओबीसी तो इनके साथ खड़ा नजर आता है। धुलवा दिया गया गंगा जल से। नहीं, गौरव जी, आप ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनिए ना, आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि ओबीसी का वोट बैंक मोदी सरकार के साथ खड़ा दिखता है। 2 चुनाव में तो कम से कम ऐसा ही हुआ है। इस चुनाव का मुझे पता नहीं, जब रिजल्ट आएंगे तो मैं आकलन करूंगा उसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल, इस बार देख लीजिए, 4 जून को देश को मिलेगा भाजपा से सुकून। ओबीसी सारा वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ है। जो अपमान उनका हुआ है, ये पीडीए का हुआ है, जो अपमान भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। और जनता इसी के गुस्से में ठकाठक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के हक में मतदान कर रही है। देख लीजिएगा 4 जून को आप रिजल्ट जो आएंगे। ठीक है गौरव जी, वैसे आप लोगों का ठकाठक बड़ा फेमस है इस बार के चुनाव में और ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पर। अब कितना ठकाठक आपको मिलता है और कितना ठकाठक आप लोग बना पाते हैं सीटें, वो 4 जून को पता चलेगा। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं और जो बात सामने आ रही है लगातार, उससे एक बात तो साफ है कि क्या शासन और राशन के बलबूते एक बार फिर से बीजेपी हैट्रिक करने जा रही है? विवेक जी, देखिए, पहली बात यह कि चलते हुए चुनाव में 5 चरण हो चुके हैं और उसको 5 चरण का भी मूल्यांकन करते हुए अगले 2 की बात हमें करनी होगी। और इन चलते हुए चुनाव में
ओपिनियन पोल देना किसी सेफोलॉजिस्ट के लिए मना है, चुनाव आचार संहिता में उल्लंघन होता है, इसलिए आप देखेंगे कोई ओपिनियन पोल नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर तो उनका बयान हो ही नहीं सकता, ये सीधे एमसीसी का उल्लंघन होगा। तो ये एक नेता या एक नागरिक के रूप में उनका बयान है, पीके का बयान है जी। तो मैं कहता हूं विवेक जी, एक पत्रकार के रूप में मेरा भी आकलन है, वो भी पीके हैं, मैं भी पीके हूं, वो प्रशांत किशोर है, मैं प्रेम कुमार हूं। मैंने भी एक ट्वीट किया है, पूरे देश में क्या होने वाला है उसका आकलन रखा है। बताइए ना, मैं सुनना चाहता हूं, दर्शक भी सुनना चाहते हैं आपका आकलन जो आपने विस्तार से लिखा है, वो क्या लिखा है आपने? जी जी जी, मैंने बताया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को 307 सीट आ रही है और इंडिया गठबंधन को एनडीए को 204 सीटें आ रही है। ये क्लिप में 4 जून को देखिए, हम लोग सुबह से बैठेंगे, सुबह 6 बजे से लगातार। जी जी। तो ये क्लिप मैं उस दिन भी आपको सुनवाऊंगा प्रेम कुमार जी। अब पक्ष में आए विपक्ष में आए, फैसला जनता का मुझे फिलहाल नहीं पता। लेकिन मैं आपके दावों को उस दिन रखूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसमें इसका पूरा विश्लेषण भी है, उतना वक्त नहीं होता है कि हम डिस्कशन करें, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त नुकसान एनडीए का हो रहा है, कर्नाटक में जबरदस्त नुकसान हो रहा है, बिहार में भी लगभग 55% 45% के हिसाब से रेशियो है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा नुकसान, हालांकि बीजेपी लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे हिसाब से 48 सीटें मिलनी चाहिए बीजेपी को, 32 सीटें अपोजिशन को, तो यहाँ भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान में 13-12 का समीकरण मैं देख रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरे देश में है, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश या छोटे स्टेट जहाँ 1 या 2 सीटें होती हैं, उनमें मैं 13 सीटें इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें एनडीए को जाता देख रहा हूं। ये मेरा आकलन है। तो इस तरीके से हमने रखा है, आप देख लीजिएगा वो पीके सही होते हैं या ये पीके सही होते हैं, आप 4 जून को देख लेंगे। हाँ, होगा तो कोई एक ही सही, अगर हम दोनों पक्षों की बात करें। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उनकी जो सामने आई वो ये कि मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं है। इसलिए बीजेपी की रणनीति आपने देखी होगी प्रेम कुमार जी की, वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। वो ग्राउंड पे किसी और नेता के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मोदी के साथ रहने की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। क्या ये बात बीजेपी को पता है? और जिस बात का आकलन फिलहाल पीके कर रहे हैं कि मोदी के नाम पर 3rd जो टर्म है वो आएगा और मोदी की गारंटी की बात इसलिए की जा रही है। प्रेम कुमार जी, इसके बाद मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, फिर सारिका जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, बहुत छोटे में बोलता हूं, इसी पॉइंट को पकड़ता हूं जो उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि मोदी जी के खिलाफ में गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी जी के पक्ष में हवा थी, राष्ट्रवाद का फैक्टर था जो इस चुनाव में एब्सेंट है। ये अपने आप में एक कारण है जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि इस बार कोई बात ही नहीं कर रहा है मौजूदा गवर्नमेंट की, राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। आपने देखा कि मुद्दे कैसे बदलते चले गए। अब तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम ईश्वर परमात्मा ने हमको भेजा है, अपने आप को उनके नेता कह रहे हैं कि ये अवतार हैं। तो अब वोट मांगने का ये तरीका पर अगर आना पड़ गया चुनावी रैलियों में, तो इसका मतलब समझिए कि कितने दयनीय अवस्था में वो आ चुके हैं। और मुझे तो अपने आंकड़ों पर इसलिए भरोसा है क्योंकि मैं देख रहा हूं, उसका प्रमाण देख रहा हूं उन प्रतिक्रियाओं में। ठीक है, मुकेश त्यागी जी इसका जवाब देंगे। मुकेश त्यागी जी इसका आंसर कीजिए, फिर सारिका जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश त्यागी जी, देखिए पहले तो मैं बहुत, ये जो अखिलेश यादव जी का बयान है कि हमें 79 मिल रहे हैं, वो एक सीट कौन सी छोड़ गए हैं, 80 क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा अपना ही नुकसान कर लिया। मैं समझ रहा हूँ कि शायद अखिलेश यादव 80 जीत रहे हैं। उनकी मनोस्थिति आप ये देख ली कि आजमगढ़ और रामपुर जो कि उनका गढ़ है, वहाँ पे ये हार चुके हैं और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है 79 सीट लेके आएंगे। आप अपने गढ़ में हार रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊँ, थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक बता दूँ कि 164 सीट में पार्लियामेंट के 2 लाख वोट्स का अंतर था जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 105 सीट में 3 लाख वोट्स का फर्क था, और 44 सीट में 4 लाख का फर्क था, और 14 सीट में 5 लाख वोट्स का फर्क था। तो आप मार्जिन तो देखिए कितना बड़ा बड़ा मार्जिन है। तो ये कहाँ से हो सकता है इनकी थोड़ी सी मेहनत से मार्जिन में 1-2% कम आ जाए,
लेकिन ना तो इनकी तरफ स्विंग वोट्स जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से यूथ जा रहे हैं। इनको पता है कि देश का संचालन करने के लिए एक बहुत मजबूत नुमाइंदगी चाहिए। तो इनका कौन सा मजबूत, इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। तो देश क्या, आपने देश को क्या वो समझ रखा है कि आप जो चाहे उनको चूर्ण खिला दें, उनको गोली खिला दें और कह दें कि भाई हमें चुनाव में आना है। उनके आगे कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा कि किसके ऊपर ये अपने वोट डालें। तो जो ये पे जो शून्य स्थिति है इंडिया गठबंधन की, वो जनता के आगे एक बहुत प्रकार से एक देखा जाए दावानल की तरह से ये चेतना पूरे देश के अंदर है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है। और अगर मान लीजिए बन भी गया काल्पनिक रूप से, जो कि संभावनाएं न्यूनतम के शून्य है, बन भी गया, तो इनके आपस में लट चलेंगे कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी उधर कहेंगे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। ऑलरेडी जब ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी बिहार से बम्बई और दिल्ली, वहां पे मुंबई में जो है नीतीश, सबके पोस्टर अलग लग गए कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव से कभी पूछो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो इनके सारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि अखिलेश यादव बनेंगे। इनके आपस में अंतर्भेद और अंतरकलह देख लीजिए। जब अब इनको दिग्विजय, इनको बोला क्या कहते हैं अपना कमलनाथ जी को, बोले कौन है अखिलेश, तो आपस में कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को गालियां दे चुके हैं एक दूसरे से, और अभी आलिंगन कर रहे हैं, अभी साइकिल पे बैठना चाह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर है। और अखिलेश यादव भी देखिए बहुत सक्रिय नहीं रहे राजनीति में। और उधर योगी जी का आप देख लीजिए कि योगी जी ने लगातार इतनी काम किया है, इतने कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, तभी ऐतिहासिक जीत उनकी पुनरावृत्ति हुई थी। तो इनकी क्यों नहीं हुई?